Hello students, we are going to discuss in this video numerical problem number 19 from chapter Newton's Laws of Motion from Newton ISC Physics. The question says that we have been given a hammer. So there is a hammer which weighs 1.5 kg and this hammer is moving with a velocity of 10 meter per second and drive a nail into a block. So there is a block of a wood in which this hammer, moving with a speed of 10 meter per second, strikes and drive this nail into the block. The duration of the impact of the hammer happens to be 0.005 seconds. You have to find out the average impact force experienced by the nail and the distance of penetration of the nail into the block. Now the very first concept that this numerical wants you to learn is that the force being equal to the rate of change of momentum. This is what Newton's second law of motion says. The force, the average force exerted anywhere onto any body is always equal to the rate of change of momentum. So let's try to understand what is the net change of momentum experienced by the hammer. So I am interested in change in momentum experienced by the hammer. So change in momentum. Change in physics always means students final माइनस इनिशियल. तो बच्चों जब कभी भी आपसे चेंज के बारे में बात की जाती है तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. हम यहाँ पे किसके चेंज की बात करने जा रहे हैं? हैमर के अंदर कितना चेंज इन मोमेंटम आया. इनिशियली हैमर बच्चों किस स्पीड से मूव कर रहा था? चलो सबसे पहले तो इनिशियल मोमेंटम फाइंड करते हैं. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. तो इनिशियली मोमेंट हैमर का किस वेलोसिटी से मूव कर रहा, नीचे किस वेलोसिटी से आ रहा, तो ये दे रखा है ना 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आता है. दूसरी बात बच्चों जो मैंने ऑब्जर्व करी है, ज्यादातर बच्चे कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो ये इस बात पे भी मिस्टेक कई बार कर जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि मोमेंटम इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इसलिए तुम देखोगे जब भी मैं मोमेंटम लिख रहा हूं तो मैं जानबूझ के मोमेंटम के ऊपर एरो साइन बार बार लगाता हूं, इस चीज को रीएम्फसाइज करने के लिए और आपको इस बात को समझाते रहने के लिए कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो बच्चों जब कभी भी मोमेंटम की बात कर रहे हो तो उसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना सीख लो. अब मास कितना है हैमर का? हैमर का मास है 1.5 kg. किस वेलोसिटी से हैमर चल रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड का माइनस जे कैप. सो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द हैमर कम्स आउट टू बी 15 kg मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. अब बच्चों ये जब ये हैमर स्नेल को स्ट्रक कर जाएगा यहाँ पर तो डेफिनेटली वो रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं गया. तो मैं अज्यूम कर लेता हूं और ये मेरा अजम्पशन है. क्या अजम्पशन है? कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द हैमर कम्स टू रेस्ट. ठीक है बच्चों. तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जा रहा है? फाइनल मोमेंटम 0 हो जा रहा है. तो बच्चों यहां पे मैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हैमर अगर निकालूं तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हैमर आ गया फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम 15 kg मीटर पर सेकेंड माइनस जे का. सो दैट कम्स आउट टू बी 15 kg मीटर पर सेकेंड जे. तो बच्चों ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हैमर है. तो कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ हैमर का? वो 15 kg मीटर पर सेकेंड का हो गया. और ये इंपैक्ट हैमर का कितनी देर तक लास्ट किया है वो दे रखा था. ड्यूरेशन ऑफ द इंपैक्ट इज 0.005 सेकेंड्स. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ हैमर, तो वो रेट ऑफ चेंज कितना बच्चों निकल के आ रहा है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. यही तो रेट ऑफ चेंज होता है.
और वो निकल के आएगा 15 डिवाइडेड बाई 0.005 और ये है जे कैप और ये हो जाएगा बच्चों, इसकी यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जानते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है न्यूटन। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 3000 जे कैप न्यूटन। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ हैमर है वो 3000 न्यूटन का आ रहा है। किस डायरेक्शन में हमें आ रहा है? जे कैप के डायरेक्शन में आ रहा है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ हैमर है वही फोर्स एक्सर्टेड बाय हैमर हो जाएगा। तो बच्चों यही फोर्स एक्सर्टेड बाय हैमर विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द नेल। तो एवरेज फोर्स जो हमारा निकल के आया इस पूरे डिस्कशन में, जो हैमर ने एक्सर्ट किया, वो कितने न्यूटन का आ गया बच्चों? वो 3000 न्यूटन का आ गया। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है जो कहता है कि डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द नेल इनटू द ब्लॉक। तो मुझसे पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द नेल इनटू द ब्लॉक। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसफिट है इस चैप्टर के लिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आप निकालोगे वो निकलेगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। मैं यहाँ पे उस क्वेश्चन का सोल्यूशन को तो डिस्कस कर दे रहा हूँ, बट इन फैक्ट दिस सोल्यूशन मस्ट बी अटेम्प्टेड वंस यू हैव स्टडीड द वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए समझते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ी सी और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय द हैमर will be equal to change in kinetic energy experienced by the hammer। ये कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी आप शायद इस चैप्टर तक तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आगे जाके इस वर्क एनर्जी थ्योरम को आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर ही इनफैक्ट आफ्टर फ्रिक्शन यही आ जाएगा। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो अब how much is the change in kinetic energy of the hammer? Let's try to find out the change in kinetic energy of the hammer. Once again, I would recall you all, and to understand this very fact, the term change in physics always means final minus initial. So यहाँ पर change in kinetic energy will be kinetic energy final minus kinetic energy initial। अब बच्चों यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अरे भाई हैमर तो रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल कितनी हो गई? 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जूनियर क्लासेस में आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। सो हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर कितना आया? वो आया माइनस हाफ mass of the hammer happens to be 1.5, and what is the velocity of the hammer with which the hammer is moving? 10 square. So that on solving comes out to be minus half into 1.5 into 100, and this gives me 75 joules. Is that okay, friends? Let me rub the lower portion. I hope you must have noted it down. Okay, so this is the change in the kinetic energy experienced by the hammer. तो मैग्नीट्यूड जो चेंज का है, मैं साइन को अभी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ। 75 जूल का मैग्नीट्यूड है जो हैमर का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अब जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है उतना ही वर्क डन किया होगा हैमर ने। चूंकि वो वर्क डन किया है, तुमने उस एनर्जी को लूज किया, इसलिए नेगेटिव साइन आया था बच्चों। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया उस नेगेटिव साइन के ऊपर। तो वर्क डन बाय द हैमर बच्चों कितना आ गया? वर्क डन बाय द हैमर दैट कम्स आउट टू बी 75 जूल। अब जितना वर्क डन हुआ है वही तो वर्क आपके नेल ने गेन किया। तो वर्क गेन्ड बाय हैमर, सॉरी वर्क गेन्ड बाय नेल,
तो जितना वर्क डन है उतना ही वर्क गेन्ड होगा। ठीक है, यहां पे भी वही मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, वर्क डन बाय वन बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द वर्क गेन्ड बाय द अदर बॉडी। तो वर्क डन मैं यहां लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट उसका क्या है, वर्क डन बाय हैमर must be equals to work done by the nail, assuming that no work done is lost in the process। ठीक है ना, ये assumption है कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी वर्क डन किसी भी फॉर्म में लॉस्ट नहीं हो रहा। तो ये हो गया वर्क डन, वर्क गेन बाय द नेल। अब वर्क गेन्ड बाय द नेल is equals to force applied on the nail into the distance moved by the nail in the direction of force। तो बच्चों इस वजह से मैंने ये कहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये मिसफिट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इनफैक्ट आपको वर्क पावर एनर्जी में पूछा जाना चाहिए था, तो ये गलत जगह का क्वेश्चन यहाँ पे लग गया है। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई वाज टेलिंग यू this question should have been asked later afterwards, but any which ways now since it's there in this part of the question, so that's why I've discussed it out. But this is a good question for work power energy. So let me just rub this much portion so that I can solve it out. तो बच्चों यहाँ से चलिए इस चीज को कर लेते हैं। वर्क गेन बाय द हैमर कितना है, 75 जूल। कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है नेल ने, फोर्स जो एक्सपीरियंस किया है नेल ने वो 3000 न्यूटन का है। और इस फोर्स की वजह से कितना डिस्टेंस वो मूव करने वाला वो एस मैं फाइंड करता हूं। तो एस कम्स आउट टू बी 75 अपॉन 3000 मीटर, और सिंपली .025 मीटर or 2.5 centimeter. So that's how the second part comes up, but the second part is to be understood that this is not really the part to be involved over here. Hope this discussion will give you an insight to solve this particular numerical. अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।